हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो संविधान का दूसरा भाग है, जिसका पहला प्रश्न है कि राज्य की कार्यकारिणी के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि मंत्रिपरिषद भंग होने के बाद राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकती। दूसरा है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2। इसके अनुसार जो सही आंसर है वो हमारा है केवल 2। केवल 2 जो है वो सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो कौन सा सही है, जो पहला जो है सही नहीं है, क्योंकि पहला कथन यह कहता है कि मंत्रिपरिषद भंग होने के बाद राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकती। लेकिन वर्ष 1971 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए हमेशा एक मंत्रिपरिषद मौजूद होनी चाहिए, भले ही राज्य विधानमंडल भंग हो गया हो या विघटित हो गया हो या फिर मंत्रिपरिषद ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो, लेकिन मंत्रालय अपने अनुवर्ती मंत्रालय के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सार्वजनिक विधेयक को संसद में पेश करने के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि निजी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए 1 महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। दूसरा है, एक निजी विधेयक जो संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि इसके विपरीत एक सार्वजनिक विधेयक का मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर चुनना है कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है और 1 2 दोनों सही है, या फिर ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका जो सही आंसर है वह है डी ऑप्शन। इसके ना पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक विधेयक का मसौदा विधि विभाग के परामर्श से संबंधित तैयार किया जाता है, जबकि निजी विधेयक का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। इसलिए जो है वह संबंधित व्यक्ति की होती है। इसलिए दूसरा जो कथन है वो पूर्णतया सही है। और इससे पहले जो कथन था पहला कि सार्वजनिक विधेयक को सदन में पेश करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता होती है और निजी विधेयक को पेश करने के लिए 1 महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है, जो यह है यह भी पूर्णतया सही है। तो इसके जो दोनों कथन हैं वो पूर्णतया सही है। दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। इसलिए इसका जबकि क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हटाने का अधिकार है? ऑप्शन है, भारत के महान्यायवादी, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसमें कूट के आधार पर हमें सही चुनना है। हमारे ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 4, केवल 1 2 4 या फिर 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 23। इसका जो सही आंसर है कि अनुच्छेद कि किसको हटाने का अधिकार है, तो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है 1 2 4, 1 2 और 4। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसका अधिकार केवल लोकसभा के पास ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि भारतीय संविधान के संदर्भ में
भारतीय संविधान के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, केंद्र राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ही अपनी विधायी शक्तियों को किसी राज्य को प्रत्यायोजित कर सकता है। प्रश्न नंबर 24 प्रत्यायोजित कर सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति केंद्र के कार्यकारी कार्यों को किसी राज्य की सहमति के बिना उसे सौंप सकता है। और तीसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य को केंद्र सरकार को सौंप सकता है। तो इसके अनुसार कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 3 या फिर 1, 3 या फिर केवल 3। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर है वो है केवल 3। केवल 3 इसका सही आंसर है, बाकी जो अन्य है वो गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि लोकसभा के सभापतियों के पैनल में संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह लोकसभा द्वारा उनके सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में कोई भी सभा की अध्यक्षता कर सकता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है कि ना तो 1 ना ही 2। ये डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत लोकसभा और इसके अधिकतम 10 सभापतियों को एक पैनल को नामित करता है जो सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। इसलिए पहला जो कथन है वो पूर्णतः गलत है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उनमें से कोई भी सभा की अध्यक्षता कर सकता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में सभापतियों के पैनल का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ना हो तो जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करेगा वही लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है, मृत्युदंड के परिहार हेतु केवल भारत के राष्ट्रपति के अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है, क्षमा याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। तीसरा है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जो राष्ट्रपति की जो क्षमाकालीन शक्तियां हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद 72 में दी गई है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, तो जो पहला है कि राज्य की विधियों के मामले में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत, लेकिन मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास भी है। तो मृत्युदंड के परिहार के लिए भारत के राष्ट्रपति को ही, केवल भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार प्राप्त है कि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो पूर्णतया गलत सही है कि मृत्युदंड के परिहार के लिए या निलंबन के लिए भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार प्रदान किया गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, क्षमा याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो ये भी पूर्णतया सही है। तीसरा है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो राष्ट्रपति की जो न्यायालय ने यह भी कहा है कि दया याचिकाकर्ता को, मतलब कि अनुच्छेद 2 है कि न्यायालय जो कहता है, ने कहा है कि ये न्यायिक समीक्षा की राष्ट्रपति के जो क्षमादान शक्तियां हैं
उसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है, और तीसरा कथन भी सही है। लेकिन ऑप्शन में कोई सही नहीं है, इसलिए इसके तीनों जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में सरकार पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल को संदर्भित करता है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं? इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन पूर्णतया सही हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो सरकार पद का है वो उपराज्यपाल को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य विशेष में राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस राज्य का विशेष मतदाता होना चाहिए। दूसरा है, अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित ना हो। प्रश्न नंबर 28, इसका सही इसकी ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या तो ना ही पहला और ना ही दूसरा। इसका सही आंसर है कि वो है केवल बी, कि दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है। और दूसरा जो है, किसी राज्य विशेष से राज्यसभा का चुनाव के लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना आवश्यक नहीं है, इसलिए पहला कथन पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित आयोग समिति में किसने यह अनुशंसा की थी, राज्यपालों को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने और अन्य संवैधानिक पदों पर कार्य करने की परंपरा को समाप्त कर देना चाहिए और उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक रखी जानी चाहिए। ऑप्शन है, सरकारी आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007, राजमन्नार समिति 1969 और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 29 का सही है पुंछी आयोग। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, पुंछी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। पुंछी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि राज्यपाल को केवल संवैधानिक कार्य के लिए होना चाहिए। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति बनाने का प्रस्ताव भेजा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के असीमित संघीय चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं? ऑप्शन है, राष्ट्रपति शासन को लागू करना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना, स्वायत्त जिलों का निर्माण करना या राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना। ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4 या 1, 2, 3, 4 में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है इसका? प्रश्न नंबर 30, इसका सही है वो है आपका बी ऑप्शन, 2 और 3 इसका सही आंसर है और अन्य 2 ऑप्शन है वो उसके गलत है। अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में विचार करना है कि पहला है, समिति में मंत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व न होने के कारण यह प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव नहीं दे सकती। दूसरा है, इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विशेषज्ञतापूर्ण सहायता नहीं मिलती है जो कि लोक लेखा समिति के पास उपलब्ध है। तीसरा है, समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है और यह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल से होता है और इसे कूट के आधार पर इसे चुनना है, केवल 2, 3, केवल 1, केवल 3 या फिर 1, 2, 3। जो प्राक्कलन समिति है
इसका जो गठन हुआ था वो 1921 में किया गया था और आज़ादी के बाद इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इनकी संख्या 30 कर दी गई और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। किसी मंत्री को समिति के सदस्य रूप में नहीं चुना जाता है और समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो मुख्य रूप से सत्ताधारी दल का होता है। इसलिए कथन 3 जो है वो पूर्णतया सही है। और इसे CAG की सहायता नहीं मिलती है जो लोक लेखा समिति के पास होती है, तो दूसरा कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए है, केवल 2 और 3। 2 और 3। अगला प्रश्न है, और ये पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव यह देती है, इसलिए कथन 1 जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, किसी राज्य विधान परिषद के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए कि कौन सा सही है। कि सभापति के संदर्भ में कि उसकी शक्तियां कार्य विधानसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं, वह विधान परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है, और तीसरा है वह परिषद के सदस्यों में से ही उपाध्यक्षों के एक पैनल और उपसभापति को नामित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, कोड के आधार पर इसे चुनना है। ए केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1 और 2। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, केवल 2। बाकी अन्य जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि विधान परिषद का सभापति है जो विधान परिषद द्वारा ही अपने सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। और पहला कथन इसलिए सही नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है जो विधान परिषद के सभापति को प्राप्त नहीं है, और वह सख्त यह है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है, इसलिए पहला कथन जो है वो असत्य है। तीसरा कथन इसलिए असत्य है क्योंकि सभापति की तरह ही उपसभापति को ही परिषद के सदस्य अपने बीच में ही चुनते हैं, लेकिन उपाध्यक्षों के पैनल को सभापति विधान परिषद के सदस्यों में से नामित करते हैं, और सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों के पैनल में से कोई भी व्यक्ति परिषद का सभापतित्व कर सकता है। अगला प्रश्न है, आधार के लिए UIDAI द्वारा प्रयोग की जाने वाली सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में विचार करिए कि यह पहला है कि वर्चुअल आईडी आधार संख्या से जुड़ी एक अस्थायी 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या होती है, और दूसरा है KYC सेवाओं के लिए आधार संख्या के स्थान पर VID का प्रयोग किया जा सकता है, केवल 1, केवल 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर है वो है केवल 2, कि KYC के लिए आधार संख्या के स्थान पर VID का प्रयोग किया जा सकता है, ये पूर्णतया सही है। और जो पहला है वर्चुअल आईडी आधार संख्या से जुड़ी एक अस्थायी 12 अंकों की संख्या होती है, कि VID आधार संख्या से जुड़ी 16 अंकों की संख्या होती है, ना कि 12 अंकों की, इसलिए पहला कथन पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है, कोई सदस्य जब शपथ नहीं लेता है तब तक जब तक शपथ नहीं लेता है तब तक मतदान नहीं कर सकता, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा है, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा वित्त द्वारा तैयार किए जाते हैं। तीसरा है, संविधान में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाता है।
कूट के आधार पर इसे चुनना है, केवल 3, 1 और 3, 1 और 2 या फिर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही आंसर है केवल 3। सही है, बाकी अन्य गलत है। पहला जो कथन है इसलिए गलत है कि जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है और ना ही किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है, लेकिन जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शपथ नहीं लेता है, विधान सदन में सदस्य की तरह बैठता है, मतदान करता है, तो उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। दूसरा है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य समय समय पर विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते के हकदार होते हैं, इसलिए कि राज्य विधानमंडलों का जो वेतन और भत्ता है वो संसद निर्धारित नहीं करती है बल्कि राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है, इसलिए इसका केवल तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कि किसी राज्य में विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा है रिक्त सीटों को प्रत्येक दूसरे वर्ष के आरंभ में नए निर्वाचन और नामांकन के द्वारा भरा जाता है। तीसरा है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से केवल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के केवल 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर है वो है जो सही नहीं है वो है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी जो सारे है वो सारे सही हैं। तो बी गलत इसलिए है बी इसलिए गलत है क्योंकि रिक्त सीटों की प्रत्येक दूसरे वर्ष के आरंभ में निर्वाचन और नामांकन के द्वारा भरा जाता है। ऐसा नहीं है कि रिक्त सीटें जो है वो 6 माह के अंदर भरी जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह है संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के रूप में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, और दूसरा है उपराष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के रूप में न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, इसलिए पहला कथन गलत है क्योंकि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। ये जो ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल के पूर्ण होने के पहले हटाया जा सकता है, और उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, दोहरी सदस्यता के निम्नलिखित में से कौन से मामले में एक संसद सदस्य की दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी? पहला है यदि राज्य विधानमंडल का कोई मौजूदा सदस्य संसद के रूप में निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से त्यागपत्र देने में विफल रहता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है और 10 दिन के अंदर यह सूचना करने में विफल रहता है कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति सदन में 2 सीटों के लिए निर्वाचित हो जाता है पर किसी एक विकल्प को चुनने में विफल रहता है। और चौथा है यदि सदन का कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है। तो इनमें कौन से आधार पर एक संसद सदस्य की दोनों सीटें जो है वो रिक्त हो जाएंगी? इसका सही है कि सी ऑप्शन जो है, जब वह व्यक्ति
दोनों सीटों में चुनने में विफल हो जाए कि उसे किस सदन में कार्य करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि संसद में साधारण विधेयक पारित किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधेयक के प्रथम वाचन में विधेयक को राजपत्र के प्रकाशन के बाद ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दूसरा है, द्वितीय वाचन में विधेयक पर सामान्य चर्चा की जाती है। और तीसरा है, तृतीय वाचन विधेयक को संशोधनों के साथ स्वीकार या अस्वीकार करने तक ही सीमित होता है। केवल 1, केवल 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है वो है केवल 2, क्योंकि विधेयक का प्रस्तुतिकरण और उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही विधेयक का प्रथम वाचन होता है। तो पहला कथन पूर्णतया गलत है। जो दूसरा वाचन है कि दूसरा वाचन जो होता है वास्तव में सामान्य चर्चा, समिति चरण और विचार विमर्श का चरण होता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि जब दोनों सदन संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना विधेयक पर सहमत हो जाते हैं तो विधेयक को संसद के द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 कि पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहने वाला नर्डल्स शब्द क्या संदर्भित करता है। पहला है, प्लास्टिक के कच्चे माल को, आक्रामक प्रजातियों को, शैवाल प्रस्फुटन को या फिर कृषि अपशिष्ट को। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, प्लास्टिक के कच्चे माल को। अगला प्रश्न है कि जो रसायन और कई टन छोटे छोटे प्लास्टिक के छर्रे होते हैं उन्हें ही नर्डल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, व्हेल शार्क के संदर्भ में विचार करना है। पहला है कि यह मत्स्य प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। दूसरा, वर्तमान में यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। तीसरा, यह विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागर क्षेत्रों में पाई जाती है। और चौथा है, यह निस्यंदक भोजी जीव है। प्रश्न नंबर 40, इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। सही नहीं है, बाकी सही है, क्योंकि यह IUCN की संकटग्रस्त की लाल सूची में यह शामिल नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो पहला जो है लाल सूची में एंडेंजर्ड या क्रिटिकल नहीं, एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में शामिल है, इसलिए इसका बी जो है वो सही उत्तर है। बी इसका जो है वो इसका सही उत्तर है। कौन सा सही नहीं है? तो वो बी इसका सही, व्हेल शार्क के संदर्भ में बी सही है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न।